Good morning, student. Welcome to Sri Rama Bharati online classes initiated by Sri Rama Bharati Public School. Myself Krishna Kumar, हिंदी TGT। तो स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे देश में इस समय लॉकडाउन की वजह से सभी जो इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बंद हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो काफ़ी प्रभावित हुई है, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है वो। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ने रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस शुरुआत की है। आई होप आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आएगी। काफ़ी सारा सिलेबस आपका यहाँ से कवर होगा, बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ मिलने वाली है। इसी होप के साथ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। आज मेरा फर्स्ट टॉपिक है हिंदी में। आज हम करने वाले कक्षा 9वीं के लिए व्याकरण खंड से आज हम पहला टॉपिक करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट वर्ण विचार। तो बच्चे मैं वर्ण विचार की बात करूं तो सीधी सी बात हमारे दिमाग में यही जाएगा कि वर्ण के भेद, उन भेदों की परिभाषा, ये सब कुछ जाएगा। लेकिन नहीं, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना ही करेंगे जितना 9वीं क्लास के अनुसार करना होगा। तो अब मैं वर्ण विचार पर आगे प्रकाश डालूं उससे पहले बच्चे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि फाइनल एग्जाम में हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वर्ण विचार से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इस चीज को हमें क्लियर कर लेना जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है बच्चे, यहाँ से अधिकतम आपको 2 अंक का प्रश्न मिल सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको अधिकतम मिल सकता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन 2 से यहाँ पर ज्यादा कोई नंबर का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो अब हम वर्ण विचार की बात करेंगे, तो फिर हमें कौन कौन से वर्णों पर विचार करना होगा। तो बच्चे यहाँ पर हमें सिर्फ 3 ही वर्णों पर विचार करना होगा। हमें करना होगा अनुस्वार के बारे में, दूसरा हमें करना होगा अनुनासिक के बारे में, अनुस्वार, अनुनासिक, वह हमें करना होगा नुक्ता के बारे में। इन्हीं 3 ही वर्णों को हमें करना है इस टॉपिक में। अगर ये 3 हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे 2 अंक का जो प्रश्न है वो यहां से हो जाएगा। अब इस को अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता को मैं क्लियर करने के चलूं उससे पहले बच्चे हम ये देख लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन का प्रारूप क्या रहने वाला है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बन सकता है, एग्जामिनर यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, ये चीज सोच लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। तो बच्चे यहां से कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहां से पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से किसी की भी परिभाषा पूछी जा सकती है। सपोज करो यहाँ पर अनुस्वार की परिभाषा पूछ ले आपसे और परिभाषा के साथ परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है अनुस्वार की परिभाषा पूछ ले, हो सकता है अनुनासिक की परिभाषा पूछ ले, हो सकता है नुक्ता की परिभाषा पूछ ले, और परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में हमेशा उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट तो ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से जो बन सकता है वो बन सकता है इन दोनों में से, यानी कि आपसे अनुस्वार व अनुनासिक इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना पूछ सकते हैं। अनुस्वार व अनुनासिक के बीच में अंतर स्पष्ट करना पूछा जा सकता है। ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वहां से परिभाषा मैंने पहले मैं बता दिया, दोनों के बीच में अंतर पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन बच्चे यहां पर क्या हो सकता है, सपोज करो आपको वो कुछ इस प्रकार के शब्द दे देंगे, कुछ इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे प्रश्न में, और भी ऐसे जैसे शब्द हो सकते हैं, इस प्रकार का शब्द हो सकता है, इस प्रकार का शब्द हो सकता है, ये शब्द आपको दे दी जाएगी। ये मीन्स कुछ इस प्रकार के, मैं उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार के शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे आपको क्या करना होगा, इन शब्दों में आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में
उचित स्थान पर अनुस्वार, अनुनासिक व नुक्ता का प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या करना होगा बच्चे, जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार आ रहा है अनुस्वार लगाना होगा, जहां आपको लगता है कि अनुनासिक आना चाहिए आपको अनुनासिक लगाना होगा, जहां आपको लगता है कि नहीं यहाँ तो नुक्ता का प्रयोग किया जा सकता है तो आपको नुक्ता लगाना होगा। अब इस चीज के लिए हमें इनकी पहचान होना बहुत जरूरी है कि हम किस शब्द के पीछे किस शब्द के ऊपर अनुस्वार लगाए, किस शब्द के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग हो सकता है और नुक्ता का प्रयोग कहां पर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पहले फॉर्मेट वाला क्वेश्चन करते हैं, हम इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं एक बार। तो बच्चे अगर इनकी परिभाषाओं की बात की जाए तो परिभाषाएं हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो परिभाषा में क्या होगा, सबसे पहले जैसे बच्चे अनुस्वार की परिभाषा हम कर रहे हैं। अब जब हम अनुस्वार की परिभाषा करेंगे तो अनुस्वार वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण, क्योंकि अनुस्वार अपने आप में एक वर्ण होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, क्योंकि जब भी बच्चे हम मुख से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु प्रवाह होता है, साथ साथ में नाक से भी होता है। कुछ वर्णों के उच्चारण वायु प्रवाह करेंगे तो नाक से भी होगा, मुंह से भी होगा। यही इनकी डेफिनेशन है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो वायु प्रवाह है, प्रवाह मीन्स जो वायु का बाहर निकलना है वो सिर्फ नाक से होता है। जब वायु सिर्फ नाक से बाहर निकले तो वे वर्ण अनुस्वार कहलाते हैं। ये अनुस्वार की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। अब मैं अपनी परिभाषा को क्लियर करूं उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया चंचल। अब मैं चंचल शब्द को देख रहा हूं बच्चे, यहाँ पर मैंने चंचल शब्द लिख दिया। अब मैं चंचल शब्द को देखो, हम उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले शब्द में च का उच्चारण होगा। हमने बोला च के बाद हमारा जो दूसरा उच्चारण जाएगा वो अनुस्वार के ऊपर जाएगा। तो जैसे ही हम शब्द को बोलेंगे हम बोलेंगे चंचल। तो जब अंग की जो आवाज निकल रही है वो कहां से निकल रही है, नाक से बाहर निकल रही है। इसका मतलब ये यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ये अनुस्वार की क्या है, परिभाषा है। दूसरी परिभाषा हमें करनी है अनुनासिक की। तो देखो बच्चे अनुनासिक क्या होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु जो प्रवाह है, वायु प्रवाह अब की बार नाक प्लस मुंह दोनों से, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु प्रवाह नाक और मुख दोनों से होता है वे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। वे कौन से वर्ण कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। अब जैसे सपोज करो हमारे पास ये शब्द है। अब इस शब्द के ऊपर बच्चे देखो, ध्यान से देखो, इस शब्द के ऊपर एक चंद्र का और एक बिंदु का प्रयोग हुआ है। अब ये हमने पहले ही कर लिया कि जब भी बिंदु का उच्चारण होता है तो बिंदु का उच्चारण हमेशा कहां से होता है, नाक से होता है, और चंद्र का उच्चारण हमेशा कहां से होता है, चंद्र का उच्चारण हमेशा मुख से होता है। तो ऑब्वियसली जब इस मात्रा के ऊपर आएंगे तो हमारे वायु प्रवाह मुख से भी होगा और वायु प्रवाह नाक से भी होगा। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे, अनुनासिक कहलाएंगे। तीसरा हमारे पास डेफिनेशन है नुक्ता की। अब नुक्ता की परिभाषा बच्चे मैं आपको क्लियर करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये नुक्ता होते क्या है, ठीक है ना, नुक्ता का प्रयोग क्या है। देखो हिंदी अपने आप में एक ऐसी भाषा है बच्चे, हिंदी अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिसके यहाँ विदेशी शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सपोज करो एक शब्द हम बहुत ज्यादा बोलते या लिखते हैं, डॉक्टर। अब इस शब्द को देखें तो इस शब्द के ऊपर क्या लगा रखा हमने, खाली चंद्र का प्रयोग कर रखा है, बिंदु तो है ही, जबकि ये चंद्र की जो मात्रा है वो हमारी हिंदी में है ही नहीं। इस मात्रा को हमने कहां से लिया है, अंग्रेजी से लिया है। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे वर्ण या बहुत सारी ऐसी मात्राएं हैं जिनका उपयोग हम हिंदी में करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक जो नुक्ता है, नुक्ता वे वर्ण होते हैं जिनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए उनके नीचे किसका प्रयोग किया जाता है, उनके नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है।
जिन वर्णों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए उनके नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाए तो वो वर्ण नुक्ता कहलाते हैं। बच्चे नुक्ता जो है मोस्टली उर्दू, अरबी, पुर्तगाली इन भाषा के शब्दों के नीचे लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण कौन से वर्ण कहलाएंगे? नुक्ता। जैसे सपोज करो हम शब्द लिख देते हैं कमीज, लेकिन नहीं, कमीज शब्द जहां से हमने लिया है पुर्तगाली भाषा से, वहां पर इस शब्द के नीचे किसका प्रयोग होता है? बिंदु का प्रयोग होता है। तो ये बिंदु का प्रयोग वाला वर्ण ही क्या कहलाएगा? नुक्ता वर्ण कहलाएगा। हिंदी में मुख्यतः जो है नुक्ता जो वर्ण है वो ये दो है, ज और फ, ये दो जो है वो हिंदी में नुक्ता वर्ण है। तो इन दोनों वर्णों का प्रयोग जब हम करते हैं तो इनके नीचे बिंदु लगाते हैं। ऐसे सारे जो शब्द जिनके नीचे ऐसा लगा हुआ होगा जिन वर्णों के नीचे, वो वर्ण क्या कहलाएंगे? नुक्ता कहलाएंगे। ठीक है। अब बच्चे नुक्ता की डेफिनेशन होगी, अनुस्वार की होगी, अनुनासिक की हमारे पास डेफिनेशन होगी, सबकी डेफिनेशन हमारे पास होगी। ठीक है। वैसे हम आवश्यकता अनुसार कभी कभार क, ख और ग के नीचे भी किसका प्रयोग कर सकते हैं? नुक्ता का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुख्य नुक्ता या तो इन दो वर्णों के नीचे लगता है या फिर क, ख और ग के नीचे इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो नुक्ता की हमारे पास ये पहचान हो गई, अनुस्वार की पता हमें चल गया, अनुनासिक का पता चल गया हमें। अब हम परिभाषाएं उदाहरण सहित कर सकते हैं, हम किन दो के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, और अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि उचित स्थान पर अनुस्वार, अनुनासिक व नुक्ता का प्रयोग कीजिए, तो हम उस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगला इसका जो वर्ण विचार से आगे है वर्ण विच्छेद, वो भी वैसे वर्ण विचार में ही आता है। वर्ण विच्छेद जो है हम इस कक्षा के पार्ट 2 में करने जा रहे हैं। आई होप आज 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी उम्मीद के साथ बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।